अब बात करते हैं बढ़ती प्रचंड ठंड की। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। देखिए, दिल्ली का AQI 400 के पार एक बार फिर से पहुंच गया है, जो कि गंभीर स्तर पर पहुंचा हुआ माना जाता है। इस बीच प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए CPCB और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा गठित CAQM ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और इस बैठक में CAQM ने पूरे दिल्ली NCR में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। आपको बता देते हैं, ग्रेड 4 लागू होने के बाद अब कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लग जाती हैं। तमाम तरह के काम दिल्ली में इस समय रुक रखे हैं, बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ प्रदूषण के मद्देनजर। दिल्ली NCR की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी संदीप पांडे देंगे। दिल्ली से उनका विस्तृत जानकारी लेंगे। संदीप पांडे, देखिए सर्दी बहुत ज्यादा है और ऐसे में अब प्रदूषण का जो स्तर पड़ रहा है, ये दो तरफा मार कही जा सकती है दिल्ली NCR के लोगों के लिए। ग्रेड 4 लागू कर दिया, यानी कि सारे काम इस समय दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं प्रदूषण के मद्देनजर। देखिए, दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले तक प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके चलते पाबंदियों में हल्की ढील दी गई थी। लेकिन कल शाम से प्रदूषण फिर से भयावह हो गया। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की समिति ने फिर से आपातकालीन एक मीटिंग बुलाई और जिसमें फैसला किया गया है कि दिल्ली और NCR में फिर से ग्रेड 4 सिस्टम लागू कर दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के मंडी हाउस का इलाका है, किस तरीके से यहाँ पर आसमान में स्मॉग छाया हुआ है। ऐसी हालात पूरे दिल्ली NCR में है। ग्रेड 4 सिस्टम के तहत दिल्ली में BS4 वाहनों का पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर सकेंगे और साथ ही कक्षा 5 तक के स्कूलों को छुट्टी कर दी गई है, छुट्टी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो क्लासेस हैं उनमें हाइब्रिड मोड पर कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही में समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जो ऑफिस हैं, चाहे सरकारी हो या निजी, उनमें 50% स्टाफ की ही उपस्थिति हो। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ सार्वजनिक कार्य क्षेत्र के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इसके अलावा सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं खुले में कचरा जलाना या अन्य गतिविधियां हैं वो भी पाबंद कर दी गई, जो प्रदूषण के कारक हैं। इसके अलावा दिल्ली में ठंड भी बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते ठंडी हवाओं ने यहां पर पारे में गिरावट ला दी है। दिल्ली का आज का न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए चुनौती अब डबल हो गई है। शुक्रिया संदीप पांडे जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे। आज आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनकी अगुवाई में कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। जी हां, सुबह 9:30 बजे होने वाली कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलेगी। अनुपूरक बजट को सदन में पेश करने से पहले कैबिनेट से मंजूरी लेना जरूरी है और ऐसे में इसीलिए ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। अनुपूरक बजट महाकुंभ पर केंद्रित रहने वाला है पूरी तरह से, जो कि करीब 10,000 करोड़ के होने का अनुमान है। ये योगी सरकार दूसरे कार्यकाल का दूसरे अनुपूरक बजट को पेश करने की आज तैयारी कर चुकी है, जबकि पहला अनुपूरक बजट जो था वो जुलाई में पेश किया गया था। अनुपूरक बजट को लेकर ये माना जा रहा है कि इसका एक बड़ा हिस्सा महाकुंभ को समर्पित होगा, जिसमें परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग, इसके अलावा कुंभ से जुड़े हुए कुछ और विभागों को आवंटित किया जाएगा। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। मैंने कहा कि जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग फैसला करते हैं। योगी सरकार में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लगातार मेंटेन रहा है और हमारी कोशिश यह है कि हमने मितव्ययता के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रहते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। जहां पर जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए ही हम लोग फैसला करते हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग अनुपूरक बजट लेकर आ रहे हैं और कल सदन में चर्चा हुई, बातचीत हुई, आज अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं। विपक्ष के सवालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, लेकिन सर विपक्ष अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े कर रहा है, वो इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। कल विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के बयान सामने आए।
उनके पास तो निगेटिविटी फैलाने के अलावा कोई अप्रोच नहीं है। वो तो केवल नकारात्मक ही सोचते हैं। हम लोगों की सोच पॉजिटिव है। पॉजिटिव तरीके से प्रदेश को हर तरह से मजबूती प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच यही है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के आम आदमी को और अधिक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उनका सारा समय इसी बात के लिए, पूरा फोकस इसी बात के लिए। सर, जिस तरीके से अनुपूरक बजट है, कोई किसी भी तरह का बजट हो, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वाकई अहम होता है। कोई भी बजट छोटा नहीं कहा जा सकता है। अनुपूरक बजट काफी महत्वपूर्ण बजट है। इसमें तमाम परियोजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा, उसके लिए धन की व्यवस्था होगी। तो क्या कह सकते हैं सर कि इस अनुपूरक बजट के माध्यम से, चाहे वो महाकुंभ हो और तमाम कौन कौन सी वो परियोजनाएं होंगी जिनको लाभ पहुंचेगा, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? जब 12:20 पे पता चलेगा आपको। जी, इसमें खास तौर से जो व्यवस्था है 12:20 पर ही पता चलेगा। देखिए सर, आप मानते हैं कि ये अनुपूरक बजट जो होगा वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा? नहीं, हर बजट महत्वपूर्ण है विकास के लिए हमारे, चाहे वो सामान्य बजट हो या अनुपूरक। क्योंकि सोच पॉजिटिव है और जो जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेते हैं। जहां जैसी विकास की परियोजनाओं के लिए जरूरत होती है धन की, उसकी व्यवस्था की जाती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की है। ये बजट, अनुपूरक बजट जो लेकर आप लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने वाला ये अनुपूरक बजट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार महाकुंभ संपन्न होने जा रहा है। महाकुंभ व्यवस्थित हो, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। जब पिछली बार हम लोगों ने 19 में कुंभ का आयोजन संपन्न कराया था तो लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग आए थे। इस बार 45 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बेहतर बनाने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, लोगों को आने में, जाने में, वहाँ रहने में कोई दिक्कत न हो, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई दिक्कत न हो। बहुत ही मजबूत स्ट्रेंथन हम लोगों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है और उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को, सड़कों को, बिजली को, पानी को और जो हमारे स्कूल कॉलेजेज हैं, चारों चतुर्मुखी डेवलपमेंट हो, इसको विचार में रख करके, ध्यान में रख करके ये अनुपूरक बजट हम लोग लाए हैं और सभी विभागों को बिंदुवार चर्चा भी होगी। इसके बाद हम लोग पास करेंगे और प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा ये अनुपूरक बजट। सर, जिस तरीके से विपक्ष का कल भी आपने देखा, उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया, अनुपूरक बजट पर भी वो सवाल कल से ही उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि विपक्ष का जो आचरण है प्रदेश की जनता लंबे समय से जानती है। खासकर मैं समाजवादी पार्टी की चर्चा करना चाहूँगा, इंडी गठबंधन की चर्चा करना चाहूँगा। ये जितने भी लोग हैं, इनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। सीधे रुख करते हैं संकेत मिश्रा की तरफ और जानकारी लेंगे। लखनऊ से लाइव हमारे साथ मौजूद है संकेत। 12:20 पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक जो अब से थोड़ी देर के बाद होने वाली है, उस पर जानकारी दें। आज किस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में अनुपूरक बजट को लेकर हलचल मची हुई है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि योगी सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष का ये दूसरा अनुपूरक बजट होगा और इसे आज योगी सरकार पेश करेगी। और इससे पहले, बजट को पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में ये अनुपूरक बजट पास किया जाएगा। और अगर अनुपूरक बजट के लिहाज से देखा जाए कि आखिर इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, तो इसमें तमाम जो उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, महाकुंभ जैसा आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसमें पूरे देश के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और इस महाकुंभ को योगी सरकार को एक मिसाल के रूप में कायम करने जा रही है। इस आयोजन को, इस समागम को, ये सांस्कृतिक समागम है और इसके माध्यम जो अनुपूरक बजट होगा उसमें महाकुंभ को लेकर भी बजट की व्यवस्था की जाएगी। तमाम जो दूसरी परियोजनाएं हैं उनको लेकर बजट की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आज जब ये बजट पेश किया जाएगा, अनुपूरक बजट,
विधानसभा के पटल पर। तो उस दौरान विपक्षी पार्टी लगातार कल से ही, जैसे ही शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया, सदन में भी उन्होंने हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद फिर से सदन चला और उस दौरान भी विपक्षी पार्टियों का हंगामा जारी रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुखर होकर हिंदुत्व और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को से विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर नजर आए विपक्ष को पर, और जाहिर सी बात है आज विपक्षी पार्टियां भी प्रदर्शन के मूड में हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने अनुपूरक बजट पर कल ही सवाल उठाए थे और समाजवादी पार्टी इस प्रदर्शन करने की तैयारी में है, सदन में हंगामा करने की तैयारी में है। कल कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने का दावा कर चुकी है कि 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव होगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार सीधे तौर पर एक ही लाइन पर अपने अनुपूरक बजट को पास कराने की तैयारियों में जुटी हुई है। और सुबह वित्त मंत्री से न्यूज 18 ने बात भी की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीधे तौर पर कहा कि ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित होगा, तमाम परियोजनाओं को समर्पित होगा और कोई भी बजट छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर हम पिछले अनुपूरक की बात की जाए तो जुलाई में अनुपूरक बजट आया था वो 12,909 करोड़ का था। ये जो अनुपूरक बजट होगा, ये भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि 10,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट होगा। ये योगी सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है, काफी अहम बजट है और इसे कुछ देर में ही 9:30 बजे यही सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें इस अनुपूरक बजट को कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा। और उसके बाद शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर आ रही है इस समय, जहां पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर 5 साल के बच्चे को अगवा कर हत्या का मामला सामने आया है। जीआरपी लखनऊ ने हत्या का आरोपी इब्राहिम गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर निवासी इब्राहिम की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई है। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। पुलिस ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया एवं उसकी खोज प्रारंभ कर दी। दिनांक 16 तारीख को तड़के सुबह उसका शव रेल यार्ड के अंतर्गत खड़ी एक ट्रेन के कैरिज में उसका शव मिला। पुलिस द्वारा सीसीटीवी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी, जिसका नाम इब्राहिम बताया जा रहा है, लखीमपुर का यह रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।